सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सबके। तो आज है एसएससी सीजीएल मेंस का मॉक 4। इसके पहले मैं 3 मॉक टेस्ट आपको दे चुका हूं। आज 4th टेस्ट की बारी है। तो 4th टेस्ट 11 जनवरी, कल 12 जनवरी को आपको 5वां टेस्ट मिलेगा, फिर 14 और 16, है ना। तो आइए करते हैं शुरुआत। और हर मॉक टेस्ट का जो भी नोट्स होता है वो हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो टेलीग्राम पे आप जाएंगे, द विनर्स इंस्टीट्यूट चैनल फॉर यूट्यूब क्लास पीडीएफ। यहां पर क्लास के खत्म होते ही आपको नोट्स मिल जाएंगे, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट आप वहां पे पहुंच पाएंगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट मॉक टेस्ट में होमवर्क में दिया था, तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए। आपसे कहा है ए और बी एक व्यवसाय में साझेदार हैं। ए बी से 3 लाख रुपए अधिक निवेश करता है। बी अपनी पूंजी 7.5 महीने के लिए निवेश करता है, जबकि ए बी से 2.5 महीने अधिक के लिए अपनी पूंजी निवेश करता है। 6.5 लाख रुपए के कुल लाभ में बी का हिस्सा ए के हिस्से से 1.25 लाख रुपए कम है। तो बी द्वारा निवेश की गई पूंजी कितनी है, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखो यहां पर सबसे पहले आप देखो तो बी अपनी पूंजी 7.5 महीने के लिए लगाता है और ए जो है बी से 2.5 महीने ज्यादा। अगर मैं बात करूं कि भाई बी ने कितने महीने के लिए लगाया, तो बी ने लगाया 7.5 महीने के लिए और ए ने उससे 2.5 महीने अधिक। तो 7.5 में अगर 2.5 महीने जोड़ दोगे तो ए ने कितने महीने के लिए व्यापार में पैसा लगाया है, तो आपका जवाब होगा 10 महीने के लिए, है ना। इतनी बात आपको क्लियर है। अब इन्होंने कहा कि दोनों के लाभ हम पता लगाएं, तो दोनों का टोटल लाभ इतना है और बी को ए से इतना कम मिला है, यानी ये ए और बी का डिफरेंस है। तो देखो आपको पता है कि ए और बी को टोटल मिला है 6.25, जबकि ए और बी के बीच का अंतर जो है कितना है, तो वो है 1.25। ये बात आपको समझ में आई। ए और बी को टोटल 6.25 मिला है और बी को ए से 1.25 कम मिला है, यानी ये दोनों के बीच का क्या है, दोनों के बीच का अंतर है। तो आपको इसके बारे में पता होगा कि अगर मुझे ए का लाभ निकालना है तो मैं दोनों को जोड़ के आधा कर सकता हूं, और अगर बी का लाभ निकालना है तो घटा के आधा कर सकता हूं। तो दोनों को जब मैंने घटाया तो 5 लाख आया। 5 लाख का आधा होता है 2.5 लाख, और अगर दोनों को जोड़ दें और फिर आधा करें तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7.5 लाख होगा, और 7.5 लाख का आधा होता है 3.75। और नहीं तो आप नॉर्मल विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड से आप नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करके कि भाई बी से बी गया, 2a बराबर हो गया, उससे आप कर सकते हो। आंसर आपका उससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि ए का लाभ इतना है, बी का लाभ इतना है, और यहां पर हमें उनका समय भी पता चल गया कि किसका समय कितना है। अगर आपने साझेदारी या पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जिसका जितना भी प्रॉफिट होता है, ठीक है भाई, हम बेसिक रूल ये फॉलो करते हैं कि जिसने जितना भी इन्वेस्ट किया और जितने समय के लिए किया उससे हमें मिलता है उनका प्रॉफिट। अब मुझे यहां पे इनका इन्वेस्टमेंट तो पता नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही बात पता है कि दोनों में 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है। अगर मैं प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट निकालना चाहता हूं तो प्रॉफिट में अगर टाइम का भाग दे दूं तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा क्या। अगर लाभ में समय का भाग दे दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा उनका इन्वेस्टमेंट। तो देखो ए का लाभ कितना है, ए का लाभ है 3.75। बी का लाभ कितना है, बी का लाभ है 2.5। ए को कितना समय लग रहा है, 10 महीने। बी को कितना समय लग रहा है, 7.5। ठीक है, इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए प्रॉफिट में टाइम का भाग दे रहे हैं, तो जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, उनका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। और दोनों के इन्वेस्टमेंट में 3 लाख का डिफरेंस है, हमें पहले से पता है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो ये एग्जैक्ट 3 बार कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये बनेगा आपका 1/3। यहां पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 375, और नीचे आपके पास 10 है। इसके अलावा 2 जीरो और आ जाएंगे, 2 जीरो आपके और आ जाएंगे। ये दोनों 25 से कैंसिल हो सकते हैं, तो इनको हम 25 से पहले कैंसिल कर देते हैं। तो 25 से एक बार कैंसिल होगा, 25 से 5 बार कैंसिल होगा, और ये 25 से आपका कैंसिल हो जाएगा 40 बार। ये 40 इधर चला जाएगा, चाहे तो और कैंसिल कर सकते हैं, ये 5 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से भी कैंसिल कर ही दो। 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 5 से कैंसिल हो जाएगा 8 बार। तो 3 और 3 बन जाएगा आपका 9, और 8 एकम हो जाएगा 8। ये आ गया आपका। तो मैं इसको हटा रहा हूं ताकि ये सब हटा के हम यहां पे सिंपल लिख दें कि इनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है, इनके निवेश का जो अनुपात है वो कितना है भाई, वो है 9:8। अब यहां पर मुझे बताइए कि दोनों के निवेश में कितने का अंतर है, 3 लाख का।
तो दोनों के रेशो में डिफरेंस है 1 का, जबकि रियल में डिफरेंस है 3 लाख का। तो अगर एक की वैल्यू 3 लाख है तो आपसे बोला गया है बी द्वारा निवेश पूंजी कितनी है। तो अगर मुझे बी की पूंजी निकालनी है तो केवल 8 और 3 का मल्टीप्लाई करना है, यानी बी ने कितना पैसा लगाया है, बी ने 24 लाख लगाया है। यह आपके प्रश्न का आंसर है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ठीक है, हमने पूरे प्रश्न को 2 पार्ट्स में सॉल्व किया है। पहले तो समय लिख दिया, फिर उनके प्रॉफिट्स पता लगाए, प्रॉफिट में टाइम का भाग दिया तो हमें उनके इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का लाभ का निवेश का इन्वेस्टमेंट का रेशो पता चला। दोनों में 1 का डिफरेंस है, रियल में 3 लाख का। 9 इंटू 3 8 इंटू 3, जिसके बारे में पूछें उसके बारे में बता सकते हैं। सो द आंसर इज 24। बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो आंसर हो जाएगा आपका 24 लाख। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारे सामने क्वेश्चन है ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा बराबर में पी है, और बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू है। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा। देखो, इन्होंने कहा है कि भाई पी का स्क्वायर करना है और क्यू का स्क्वायर करना है। अगर मुझे पी का भी स्क्वायर करना है और क्यू का भी स्क्वायर करना है, तो ये जो दिया हुआ है ये अपने आप में पी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का भी स्क्वायर होगा। ऐसे ही अगर क्यू का स्क्वायर करना है तो इस पूरे का स्क्वायर होगा। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, ये अपने आप में ए है, ए कॉट थीटा यानी ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी। तो ए कॉट थीटा इंटू में बी कॉसेक थीटा, ये आ गया। अब ये तो पी स्क्वायर हो गया, माइनस का क्यू स्क्वायर। तो अब क्यू में ये सब है तो इन पूरे में भी वापस से, क्योंकि पहले से माइनस लगा है तो सब माइनस में कन्वर्ट होंगे। तो सूत्र तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का लगेगा, लेकिन सब माइनस में आ जाएगा। तो बी कॉट थीटा है, यानी बी का स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये आ जाएगा 2 बी कॉट थीटा इंटू में ए कॉसेक थीटा, है ना। अब यहां पर आप देखो तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, 2 है, ए और बी सब मल्टीप्लाई में है, कॉट थीटा कॉसेक थीटा कुल मिलाकर ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इस तरफ बचेगा पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। अब यहां पे एक चीज और ध्यान से देखो, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, तो दोनों में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर मैं ले लूं, मतलब दोनों में अगर कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं, कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार अगर यहां पर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे आप देखोगे बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, यहां उल्टा है, तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं साइन चेंज कर लूं या मैं कहूं कि सबको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, सभी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये तो आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है। अगर यहां पर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, चलो ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, अगर यहां पे सबका चिन्ह बदल दें, माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर, ठीक है, और बी का स्क्वायर जो है वो आपका वापस से माइनस में हो जाएगा, लेकिन अगर ब्रैकेट में कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका गुणा करोगे तो ये आपका माइनस ही रहेगा, और सॉरी यहां पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। देखो, माइनस ए का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर, और आपका ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों में फिर कॉमन निकल सकता है, तो जब ये दोनों में कॉमन निकल जाएगा तो ये बचेगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया कि भाई पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के बराबर है। बी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ आया। जब मैं यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 को लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी ऑप्शन का बी। कोई दिक्कत परेशानी भाई किसी को भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं इसके बारे में।
डन, देख लिया सभी ने। आइए, हालांकि ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं। आपके पास 11 आंकड़े हैं जिनकी माध्यिका दी हुई है। 5 में चेंजेस करें तो क्या होगा? 11 आंकड़े में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जब 11 आंकड़े होते हैं तो जो माध्यिका होती है 1 2 3 4 5, यानी माध्यिका हमेशा बीच वाली होगी। अब इसके आगे आखिरी के जो 5 है, जब भी आप माध्यिका को अरेंज करते हो तो वो हमेशा बढ़ते क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो सबसे बड़े 5 आंकड़े मतलब माध्यिका के अगले 5 आंकड़े होंगे। इनमें अगर आप किसी प्रकार का चेंज करोगे तो माध्यिका में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़े हैं। आप इनको और बड़ा कर दोगे, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस प्रश्न का जवाब होगा कि माध्यिका सेम रहेगी, माध्यिका में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि माध्यिका के बाद जो 5 ऑलरेडी बड़े फिगर्स हैं, जो बड़े नंबर्स हैं, आप उनमें चेंज कर रहे हो, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ज्योमेट्री का, आप सबके सामने है। अच्छे से एक बार क्वेश्चन को देखिए। हाँ जी, देखो डायग्राम बनाना यहां पे सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो हम यहां पे डायग्राम बनाते हैं पहले तो, कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा है। तो पहले हमने बनाया यहां पर एक सर्कल, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ए बी जो है केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा है। प्रमुख खंड में वृत्त की परिधि पर बिंदु डी से निकलने वाला एक रेखाखंड डीओसी सी पर निर्मित एबी से इस प्रकार मिलता है कि बीसी और ओडी हो जाएं। यदि बराबर हो, बीसीओ 30 डिग्री हो, तो कोण एओडी का मान क्या होगा? ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा है। तो देखो, पहले जब आप यहां पर सबसे पहले तो आपने केंद्र ले लिया ओ, है ना। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा है। प्रमुख खंड में वृत्त की परिधि पर बिंदु डी से निकलने वाले एक रेखाखंड डीओसी सी पर निर्मित एबी से इस प्रकार मिलता है कि बीसी और ये बराबर हो जाए। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है वो कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई ये जा रहा है केंद्र से होते हुए, ठीक है। ये आपके केंद्र से होते हुए दूर कहीं जा रहा है, और यही एक रेखाखंड को और यहां पे मिला रहा है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका ओ हो गया, है ना। पढ़कर तो यही समझ में आ रहा है कि ऐसे ही कुछ ये कह रहे हैं, ओके। और इन्होंने कहा है कि ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई मान लो ये ए हो तो ये बी हो जो इसकी जीवा है। ये दूर कहीं पे बिंदु डी है, नहीं डी नहीं आएगा, डी तो इधर से, डी से निकलने वाले एक रेखाखंड डीओसी, तो इसको हम डी कहेंगे, तो ये आपका सी हो जाएगा, है ना। अब बीसी, तो बीसी मतलब ये वाली जो रेखा है यहां से यहां तक की, और इसके अलावा ओडी, ओडी मतलब ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, बीसीओ। अब हम यहां पे इसको इससे मिला देते हैं, तो बीसीओ मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना है? ये वाला 30 डिग्री है। तो एओडी का मान आपको बताना है, मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी हुई है, ठीक है। ध्यान से आप एक चीज समझना, ये केंद्र है, अगर ये यहां से यहां तक त्रिज्या है तो यहां से यहां तक भी त्रिज्या होगी, यहां से यहां तक भी त्रिज्या होगी। तो अगर ये भुजा बराबर है तो ये भी बराबर होगी, ये भी बराबर होगी, क्योंकि ये तीनों ही क्या है? त्रिज्या है। तो इस हिसाब से ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो गई। भाई ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तीनों रेडियस है, तीनों भुजाएं बराबर है। तो जब ये दो भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर हो गई, है ना। अब अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। अगर इसके सामने 30 है तो इसके सामने भी 30 होगा, मतलब यहां पे भी 30 बनेगा। फिर अगर हम बहिष्कोण प्रमेय देखें कि अगर दो कोण 30 और 30 60 के हैं तो ये भी 60 का होगा। अब अगर फिर दो भुजाएं बराबर हैं, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब जब ये दोनों 60 है तो इस बेचारे को 60 होना ही पड़ेगा, क्योंकि 180 में से 60 और 60 120 गया, है ना।
अब अगर आप यहां पे फिर से ध्यान से देखें तो हम जानते हैं कि भाई ये पूरा अपने आप में 180 होता है। 180 में से 60 और 30 आपका 90 चला गया, तो आपके पास जो बचा वो कितना बचा? 90। मतलब ये इधर वाला जो है जो आपसे पूछा गया है वो 90 डिग्री है। सी आपके प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन सी। एक बार फिर से समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। भाई ये भुजा और ये दोनों भुजा बराबर थी, तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ये तीनों भुजाएं बराबर। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर हुई। तो दो भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये 30 है तो ये भी 30 है ना। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने ये, तो इसके सामने ये, कोण बराबर होंगे। तो 30 और 30, अब ये 30 है तो ये 60 हो गया, ये 60 है तो ये 60, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं, दोनों 60 तो ये भी 60। अब ये पूरा होता है आपका 180, उसमें से 60 और 30 90 गया, तो बचा भी कितना आपका 90। तो जो तीसरा कोण है वो कितने अंश का हो जाएगा भाई? 90 अंश का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो कर्मचारियों की आय का अनुपात 7 और 4 है, व्यय का अनुपात 3 और 1 है, हर व्यक्ति 4800 की बचत करता है। क्रॉस मेथड लगाओ, एकदम सिंपल। इनकम का रेशो कितना है? 7 और 4 है। एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है? तो 3 और 1 है। हर माह कितने रुपए बचाते हैं? तो हर माह 4800 बचाते हैं। तो ये दोनों आ गए आपके 4800 और 4800। ठीक है, अब यहां पे आप क्रॉस मेथड लगा लो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। तो देखो 7 एकम 7 और 4 तिया 12, इनका अंतर लेते हैं। अब क्रॉस मेथड मुझे उम्मीद है कि आपको आती होगी। क्रॉस में गुणा करके घटाते हैं। 4800 का 3 गुना करके 4800 का 1 गुना घटाएंगे, तो 4800 का 3 गुना में से 48 एक गया, यानी 48 का दुगना 9600 है ना। 12 में से 7 गया, यानी 5 की वैल्यू कितनी है? 9600 है। तो 9600 अगर 5 के बराबर है तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा है उनकी मासिक आय का योग, यानी दोनों की आय का योग। तो दोनों की आय कितनी है? 7 और 4, 11 की वैल्यू आपसे पूछी गई है कि 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो हल करेंगे आप इसको तो आराम से आप आंसर ला पाओगे। नॉर्मल सॉल्व कर लो, या फिर आप चाहो तो डिजिटल सम लगा लो, या सिंपल कैलकुलेट कर लो, दोनों ही केस में आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो सकता है 5 से अगर मैं इसको उड़ा देता हूं तो ये हो जाएगा 5 एकम, बचेगा 5 इंटू 9 45 और 5 का दुगना 10, तो ये हो गया 2 9 2 11, 10 और 1 11 और 1 और 1 2, 2112 वाला आंसर आएगा। 21120 आपका आंसर आ जाएगा 21120। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्रॉस मेथड हमने यूज करी है। अगर किसी प्रकार की भी दिक्कत है तो आप बताइए। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला है हमारे पास टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का। एक बार जल्दी से इसको आप अच्छे से पढ़ो, फिर बताता हूं मैं इसके बारे में भी। बढ़िया, ये एक ऑल्टरनेट डेज यानी एकांतर क्रम वाला क्वेश्चन है कि पी क्यू आर अलग अलग काम करते हुए 5 10 और 15 दिन लेते हैं। तो देखिए, पी काम करेगा तो 5 दिन, क्यू काम करेगा तो 10 दिन, आर काम करेगा तो 15 दिन। एलसीएम मैंने लिया तो एलसीएम आया इनका 30। 5 से भाग दे दिया 6 बार, 10 से भाग दे दिया 3 बार, 15 से भाग दे दिया 2 बार। इन्होंने कहा कि पहले पी और क्यू काम करते हैं, दूसरे दिन पी और आर काम करते हैं, फिर वापस से पी और क्यू तीसरे दिन काम करते हैं। यानी पहले दिन पी और क्यू काम करेंगे, अगले दिन पी और आर काम करेंगे। तो पहले दिन पी और क्यू ने काम करा यानी 9, अगले दिन पी और आर ने काम करा यानी 6 और 2 8। तो भाई मुझे पता चला कि 2 दिन में कितना काम हुआ? 17। इसको अल्टरनेट डेज कहते हैं ना, एकांतर क्रम। तो 2 दिन में इन्होंने काम किया, ठीक है, 2 दिन में इन्होंने काम किया तो कितना काम हो गया? 17। अब क्योंकि काम बहुत ज्यादा है नहीं, अगर 17 का दुगना करेंगे 34, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो 2 दिन में 17 काम तो हो गए हमारे। अब क्या हुआ? अगला दिन आया, एक दिन और आगे बढ़े, फिर वापस से पी और क्यू आए तो इन्होंने 9 काम कर दिया। अब देखो 30 काम में से 17 प्लस 9 यानी 26 काम हो गए, और अभी तक 3 दिन हमारे हो चुके हैं। तो कितना काम शेष बचा है? अब मात्र 4 काम बचे हैं। तो काम बचे हैं 4,
पी और क्यू आए, 9 काम कर गए, अब पी और आर की बारी, 4 काम बचे हैं और अब पी और आर आएंगे, उनकी क्षमता है 8, यानी इन्हें लगेगा मात्र आधा दिन। तो 3 दिन पहले लग चुके हैं, आधा दिन और, तो 3 सही 1/2 यानी 3.5 दिन में पूरा काम हो जाएगा। यह आपके प्रश्न का आंसर है। 3.5 को इन्होंने 3 का दुगना 6 और 1 7 यानी 7/2 लिखा है, 7/2 लिखा है। एक बार और समझा देता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा भाई। पहले तो एक दिन इन्होंने काम करा, एक दिन इन्होंने काम करा, तो 2 दिन में 17 काम हो गए। फिर वापस से पी और क्यू आए, एक दिन फिर पी और क्यू ने दिया, पी और क्यू ने फिर दिया और 9 काम हो गए। तो 30 में से 17 + 9 26 काम हो गए। अब 4 दिन बचे। अब अगली कौन सी जोड़ी आएगी? पी और आर की। काम 4 है, क्षमता 8 है, तो इन्हें आधा ही दिन तो लगेगा, तो 3 दिन + आधा दिन टोटल काम लगेगा। मतलब पूरा काम जो होगा वो कितने दिन में होगा? 3.5 दिन में, 3.5, जिसको उन्होंने 7/2 लिख दिया, 7/2 लिख दिया। गॉट इट? एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करें जिससे नीचे दिए गए समीकरण संतुष्ट किए जा सके। भाई पहला तरीका है कि हम मेथड लगाएं, लेकिन मेरा तरीका यहां पे रहेगा कि आप ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। आप एक्स वाई और जेड के मान ऑप्शन से उठाइए और किसी भी एक इक्वेशन में रख के देखिए, जिसमें सेटिस्फाई हो जाए बस वही अपना आंसर। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, एक बार आप विचार करके देखिए, रख के देखिए कौन सा हो सकता है, और मैं भी कर रहा हूं आपके साथ साथ। तो ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है आप और करके देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर सी वाला आ रहा है। एक्स की वैल्यू अगर -5 लेते हैं, वाई की वैल्यू अगर 3 लेते हैं और जेड की वैल्यू अगर 8 लेते हैं, आप किसी भी इक्वेशन में रख के देख लेना, एक्स वाई जेड की वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? आपका सी होगा। मेथड से कर सकते हो, इक्वेशन से कर सकते हो, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, इसलिए मेरा सजेशन है कि अगर आप वैल्यू पुटिंग या ऑप्शन से करके देखोगे तो जल्दी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो गाय मुर्गी वाला क्वेश्चन नहीं आता है, तो इस बार इन्होंने बंदर और आदमी ले लिए हैं। तो बंदर हैं, आदमी हैं, पैरों की संख्या की गिनती की गई, पाया गया कि 54 सिर और 148 पैर थे। पार्क में बंदरों की संख्या ज्ञात करिए। काफी इजी क्वेश्चन है। इसकी ट्रिक होती है, अब मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं पता है, मैं आपको इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं। भाई आपको पता है कि आदमी का भी एक ही सिर होगा, बंदर का भी एक ही सिर होगा, लेकिन आदमी के 2 पैर होते हैं, बंदर के 4 पैर होते हैं, यानी हाथ और पैर वो दोनों से चलता है ना। तो हम बेसिकली यहां पे क्या करते हैं कि भाई 2 कॉमन लेते हैं कि सबके 2 पैर तो कम से कम है। तो अगर हमारे पास टोटल 54 सिर है ना, अगर हमारे पास टोटल 54 सिर हैं और टोटल 148 पैर हैं, तो इसकी ट्रिक ये होती है कि माना कि सबके कम से कम 2 पैर तो हैं। तो अगर 54 जानवर हैं या 54 टोटल यहां पर लोग हैं, आदमी हैं और बंदर है, तो 54 का दुगना सबके 2 पैर भी हुए तो कितने हुए? 108। तो अगर आपने 108 घटा दिया तो आपके पास कितना बचा? 40। अब 40 क्यों बचा? क्योंकि आदमी के 2 पैर और बंदर के 2 पैर तो काउंट हो गए, लेकिन बंदर के अभी 2 तो पैर अभी भी बच रहे हैं ना, वो इकट्ठे होकर 40 हो गए। तो अगर बंदरों के टोटल जो एक्स्ट्रा बचे वो 40 और सबके पास 2-2 होते हैं, तो बंदरों की संख्या कितनी आ जाएगी? बंदरों की संख्या 20 आ जाएगी। ठीक है। अगर आपसे बोला जाता कि आदमी कितने हैं, तो अगर 54 सिर हैं तो 54 सिर यानी 54 टोटल लोग हैं, उसमें 20 अगर बंदर हैं तो आदमी कितने होंगे? आदमी 34 होंगे। लेकिन बंदरों की संख्या पूछिए तो आपके प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? 20 ये इसकी सबसे अच्छी ट्रिक होती है। इसमें हम वो भी लगा सकते हैं आपकी मेथड मिश्रण, कि अगर 54 जानवर हैं, माना सबके 2 पैर, माना सबके 4 पैर और बीच में रख दिए 148 पैर, तो आप
54 का दुगुना 108, इधर रख दोगे आप 216, रेशो बनाओगे मिश्रण से भी आपको आदमी और बंदर की संख्या का अनुपात मिल जाएगा। जो अनुपात मिलेगा उसमें 54 को बांट लेंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन यह सबसे अच्छा तरीका है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दूसरे बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के 350% के बराबर है। यदि उनकी त्रिज्याएं 3 और 1 के अनुपात में है तो छोटे आकार वाले बेलन का आयतन बड़े आकार वाले बेलन का लगभग कितना प्रतिशत है। देखो, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πrh, ठीक है, और त्रिज्याएं हैं तो आपको बोला है आयतन। बेलन के आयतन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, ठीक है। तो देखो, अगर मेरे पास दो बेलन हैं, दोनों के वक्र पृष्ठ लेना है। अगर वक्र पृष्ठ में, आप समझना थोड़ी देर के लिए, भाई दो हैं तो दो बार हम 2πrh लिखेंगे, है ना। 2π से 2π तो कैंसिल हो जाएगा, RH बचेगा। अगर दोनों के वक्र पृष्ठ में उन्हीं की त्रिज्या का भाग दूंगा तो त्रिज्या से त्रिज्या भी कट जाएगा, मतलब मुझे मिल जाएगी उनकी ऊंचाई का अनुपात। वक्र पृष्ठ में कर्व सरफेस एरिया में अगर मैं उनकी त्रिज्या का भाग दूंगा तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, उनकी ऊंचाई बचेगी, हाइट बचेगी। वो मैंने आपको यहां पे करके बताया। तो एक बेलन का वक्र पृष्ठ दूसरे के 350% के बराबर है। मान लो एक बेलन दूसरे के 350% के बराबर है कि इसका वक्र पृष्ठ 100 है तो इसका कितना है 350, तो ये 2πrh आ गया। एक की त्रिज्या 3 है तो एक की त्रिज्या क्या है भाई, 1 है। तो वक्र पृष्ठ में त्रिज्या का भाग दूंगा तो जो आएगा वो किस चीज का अनुपात आएगा, उनकी ऊंचाई का, हाइट का रेशो आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर और आगे जाएं तो आपके 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 7 बार, 5 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार, तो यहां पे 7 बचा और 3 का दुगुना 6 आ गया, तो ये आ गई इनकी ऊंचाई, मतलब हाइट। अब बोला है उनके आयतन का अनुपात बताओ, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h। तो जब πr² हम लेंगे, πr² और πr²h, तो पाई दोनों में कॉमन है, कट जाएगा, तो r का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो एक की त्रिज्या 9 है, 3 का वर्ग, और एक की त्रिज्या 1 है तो 1 का वर्ग, और h लेना पड़ेगा। तो एक की h है 7 और एक की h है 6। समझ में आया। त्रिज्या का वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, और उनकी ऊंचाई आपने अभी निकाली ही है, जो कितनी है 7 और 6, 7 और 6। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 63, 6 और 1 आपका कितना हो जाएगा 6। चाहे तो और काट सकते हो, 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 से कैंसिल होगा 21 बार और 3 से कैंसिल होगा ये 2 बार। अब इन्होंने बोला कि छोटे बेलन का आयतन बड़े का कितना परसेंट है। छोटे बेलन का आयतन बड़े बेलन का कितना परसेंट है, छोटे बेलन का आयतन बड़े का कितना परसेंट है, यानी 200/21। तो इसको अगर मैं भाग देता हूं तो ये 21 से, देखो 21 का एग्जैक्ट 10 गुना होता है 210, यानी ये लगभग 9 दशमलव समथिंग समथिंग, 9 और कुछ कुछ में कटेगा। तो आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 9 वाला। आया क्या समझ में सभी को, ठीक है। ये वॉल्यूम है, इनका आयतन है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो r², दोनों की त्रिज्या लेंगे, दोनों की ऊंचाई लेंगे, तो दोनों की त्रिज्या ले ली, दोनों की ऊंचाई ले ली, तो ये आ गया इनका आयतन। पहले का आयतन दूसरे का कितना परसेंट है, 200/21। आंसर आपका 9 दशमलव समथिंग समथिंग, क्योंकि 21 का 10 गुना 210 होता है, तो हमें तो 200 लेना है, यानी 9 बार पहाड़ा ले पाएंगे 189, तो 9 और कुछ कुछ में आपका आंसर आ जाएगा। रेशमा 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति से साइकिल से, 80 किलोमीटर की दूरी 40 की गति से और 6 किलोमीटर की दूरी 2 की गति से तय करती है। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है। देखो, औसत चाल या एवरेज स्पीड का सिंपल फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं कुल दूरी बटे कुल समय। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो कुल दूरी कितनी है, एक आ गया 45 किलोमीटर, एक आ गया आपके पास 80 किलोमीटर और एक आ गया आपके पास 6 किलोमीटर, है ना। 45 किलोमीटर 15 की चाल से चलोगे तो 3 घंटे लगेंगे, 80 किलोमीटर 40 की चाल से चलोगे तो 2 घंटे लगेंगे, और 6 किलोमीटर 2 की स्पीड से चलोगे तो 3 घंटे लगेंगे। सही है क्या, है ना।
तो ये हो गया आपका 8 4 12 यानी 125, 125 में 6 जोड़ दिया तो ये आ गया 131, 3 3 6 और 2 कितना आ गया आपका 8, तो 131 किलोमीटर है और कुल समय लग रहा है आपके पास 8 घंटे। तो आंसर आपका अब आ जाएगा, 8 से भाग दिया तो 8 एकम 8, बचेगा आपके पास कितना 5 यानी 51, तो 8 इंटू 6 48, तो 16 वाला आपका आंसर आ जाना चाहिए। आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आ जाएगा 16.38। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो सबसे अच्छी चीज है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। क्लियर? ठीक है भाई, चलिए मुझे लगता है कि हां, तो हमने आज के क्वेश्चंस पूरे किए। ये वाला क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, कल रात को वापस से आपको 8 बजे मॉक टेस्ट मिलेगा, उसमें मैं आपको सबसे पहले ये वाला होमवर्क वाला क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर हम इसके आगे और नए क्वेश्चंस करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं ये पसंद आ रहे होंगे और इससे आपको बेनिफिट भी मिल रहा होगा, थोड़ा सा एक नया अप्रोच भी मिल रहा होगा। आपको अगर अच्छे से पूरा पढ़ना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप एसएससी का कोर्स, रेलवे का, सिर्फ मैथ्स का कोर्स ले सकते हो, है ना। इसके अलावा आपको अगर मैथ्स की हमारी किताब चाहिए तो मेरी अभी एक मैथ्स की एक नई किताब लॉन्च हुई है, द मैथ्स प्रो, जिसमें पूरा अंक गणित और एडवांस संपूर्ण मैथ्स इसके अंदर है, जो आप विनर्स पब्लिकेशंस ऐप से इसको आप ऑर्डर कर सकते हो। बाकी बहुत सारी किताबें हैं हमारी, एसएससी जीडी के कोर्सेज हैं, ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हो, अभी फिलहाल ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप इनसे जुड़ सकते हो, और टेस्ट सीरीज हैं, ये किताबें हैं, इन सबको आप ले सकते हो। ठीक है, तो अगला कल 5वां मॉक 12 जनवरी को आपको वापस से रात 8 बजे मिलेगा। बाकी ये सारी हैं किताबें। कोर्स चाहिए तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, कोई भी किताब आपको ऑर्डर करनी है तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप के माध्यम से आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी सभी प्रकार की, उससे आप डायरेक्ट वहां पे पहुंच सकते हैं। कैसा लगा ये वाला मॉक, कैसे लग रहे हैं आपको सारी क्लासेस, क्योंकि इनके लिए भी काफी मेहनत लगती है, काफी समय निकालना पड़ता है, और फिर हम आप तक ये मॉक्स पहुंचा रहे हैं, तो ऐसी उम्मीद है कि आपको इस सबसे काफी मदद मिल रही होगी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जाते जाते लाइक जरूर करिएगा, और अभी हम 3 मॉक और आपको देने वाले हैं, उन सबको भी आप अटेंड करिएगा। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।